नमस्कार, जय हिंद फ्रेंड्स। आधुनिक भारत के पहले महत्वपूर्ण टॉपिक भारत में यूरोपियन कंपनियों के आगमन, अराइवल्स ऑफ यूरोपियन इन इंडिया, इस टॉपिक के अंतर्गत हम अब सेकंड कंपनी की तरफ चल रहे हैं। हमने इसके पहले पढ़ा भारत में पुर्तगाली कैसे आए, पुर्तगालियों ने कैसे अपना साम्राज्य विस्तार अरेबियन सी, इंडियन ओशन और भारत के कई सारी पॉलिटिकल टेरिटरीज तक ऑक्युपाइड करके डेवलप किया। उसके बाद पुर्तगालियों का भारत में कौन कौन गवर्नर आया उस पर हमने बात किया। पुर्तगालियों ने भारत को क्या क्या दिया उस पर हमने सोचा समझा, डिस्कशन किया। और अब हम बात करेंगे डच कंपनी की। दरअसल दोस्तों, भारत में डचों का आना, वो सबसे बड़ा उसका कारण था स्पेन का पतन होना। यूरोप में पुर्तगाल और स्पेन, ये दो कंपनियां, दो देश बहुत ही ताकतवर थे। मगर क्या हुआ कि जब स्पेन की ताकत कमज़ोर हो गई तो पुर्तगाली नौसैनिक सत्ता भी बिखर गई। और ख़ास तौर पे मैंने कल आपको बताया था, लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया कि जो पुर्तगाली थे उन्होंने जब ब्राज़ील को ऑक्युपाइड कर लिया है ना, ब्राज़ील को, तो क्या हुआ, ब्राज़ील को जीतने के कारण उनका पूरा कंसंट्रेशन, पूरी ताकत कहाँ लग गई? अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। भारत में कुछ नई शक्तियाँ भी आई और जब स्पेन कमज़ोर हुआ, पुर्तगाल कमज़ोर हुआ, तो लगभग 16वीं 17वीं शताब्दी में डच भारत में आ गए। डच कंपनी और पुर्तगाली कंपनी में एक बेसिक अंतर है। डच जो कि नीदरलैंड और हॉलैंड के लोग हैं, डचेस कंपनी पूरी तरह से एक व्यापारिक कंपनी थी। व्यापारिक माने ट्रेडिंग कंपनी। जबकि पुर्तगाली जो कंपनी थी वो कहीं ना कहीं सरकार के थोड़ा सा कंट्रोल में काम करती थी। दोस्तों, एक बात यहाँ समझिएगा कि जो पुर्तगाली कंपनी है उसके जाने के बाद जब भारत में डच लोगों का आगमन होता है, तो डच कंपनी जब भारत में आई तो उसने कुछ विशेष प्रकार की व्यापारिक चीज़ों को भारत में बढ़ावा दिया। और डचों का भारत में आना इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया था क्योंकि ये नई नई व्यापारिक तरीके से अपने देश को प्रॉफिट अर्न करके देना चाहती थी। तो व्यापारिक कंपनियां थी। व्यापारिक कंपनियों में हम अभी ईस्ट इंडिया कंपनी को भी पढ़ेंगे। पहले 2-3 पॉइंट इनके समझ लीजिए कि नीदरलैंड व हॉलैंड के निवासी होते हैं डच, ये ध्यान रखिएगा। और इनकी कंपनी का नाम क्या था? तो यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ना ब्रिटेन की, वो कंपनी पहले बनी मगर भारत में आई बाद में। जबकि ये कंपनी 1602 में बनी है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी तो 1600 में बन चुकी थी, ये 1602 में बनी मगर भारत आई पहले, ठीक है। इस चीज को थोड़ा समझिएगा। तो यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, जो कि भारत के साथ या पूर्वी देशों के साथ, ईस्टर्न कंट्रीज के साथ ट्रेड करने के लिए बनाई गई थी, वो 1602 में बनाई गई थी। भारत में आने वाला पहला जो डचेस पर्सन था, जो डच नागरिक था, वो था बच्चा कार्नेलिस डी हामरमैन। कार्नेलिस डी हामरमैन, ये 1596 में 1596 में ये बंदा पहली डचेस था जो भारत आया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिमाग में रखिएगा, कॉर्नेलिस डी हामरमैन। अब डच कंपनी का भारत में आने का उद्देश्य क्या था? दक्षिण पूर्व एशिया के मसाला बाजार पर नियंत्रण। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का जो मसाला बाजार है, मसाला जितने भी हमारे इलायची है, जो हमारा ब्लैक पेपर है, काली मिर्च है और जितने दूसरे मसाले हैं, क्योंकि यूरोप में मसालों की बहुत डिमांड थी। खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए मसाले महत्वपूर्ण होते हैं और इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती थी यूरोपियन नेशंस में। तो उस पूरे बाजार को ऑक्युपाइड करके वहाँ से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना, ये इस कंपनी का मेन कॉन्सेप्ट था और इसी उद्देश्य से बनाई गई थी।
भारत में इन्होंने सबसे पहली अपनी फैक्ट्री सन 1605 में मसूलीपट्टनम या मुसलीपट्टनम में स्थापित की थी। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन बन सकता है, आपसे 4 ऑप्शंस दे देंगे और 4 कंपनियों के नाम दे देंगे, पहली फैक्ट्री किसकी कहाँ स्थापित हुई। तो जैसे हमने पुर्तगालियों की पढ़ी थी, जैसे डच की पढ़ रहे हैं, वैसे अंग्रेजों की पढ़ेंगे, फ्रांसीसियों की पढ़ेंगे। तो पहली फैक्ट्री, और देखिए फैक्ट्री का मतलब क्या, वो एरिया जहाँ पर ये कंपनी अपने व्यापारिक सामानों को रखते थे ट्रेड करने के लिए। साथ ही साथ में उस कंपनी के लोग जो वहाँ वर्कर्स थे वो भी उस फैक्ट्री के आसपास वहाँ पर रहते थे, उस एरिया को हम फैक्ट्री कह देते हैं। तो इनकी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में। डच का भारत में जो पहला दल आया था, पहला दल मतलब पहला जो उनका एक डेलीगेशन आया था, वो डेलीगेशन आया था कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में। कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में सबसे पहला डेलीगेशन भारत आया। डेलीगेशन आने का मतलब होता है कि वो भारत के राजाओं से परमिट चाहते थे ट्रेड के लिए, ठीक है ना बच्चा। अब बंगाल में डचों की जो पहली फैक्ट्री थी वो पीपली में स्थापित हुई थी। बंगाल, पीपली वाज द फर्स्ट सेटलमेंट ऑफ डचेस इन बंगाल रीजन। ओके, अब ये मैं आपको आगे इन सारे इनके ईयर्स और सब कुछ समझाऊंगा। अब ये व्यापार किस चीज़ का करते थे डच, ये मसालों का, नील का, कच्चा रेशम का, सीसा, चावल, अफीम और कपड़ा, ये कुछ प्रमुख ऐसी चीज़ें हैं जिन पे ये व्यापार करते थे। मसाला, नील, कच्चा रेशम, सीसा, चावल, अफीम और कपड़ा, ये कुछ प्रमुख चीज़ें हैं जिस पे ये व्यापार करते थे। देखो, जब हम व्यापारिक कंपनियों को पढ़ते हैं, ठीक है, तो मैंने कहा कि ब्रिटिशर्स और पुर्तगाल, डच, ब्रिटेन, पुर्तगाल जब ख़त्म होने लगा तो डच और ब्रिटिश कंपनियां भारत में आई। दोनों में एक बड़ा अंतर ये था कि ये डच और ब्रिटिश कंपनियां ना कैसी कंपनियां थी, जॉइंट स्टॉक कंपनी थी, जॉइंट स्टॉक कंपनी। और जॉइंट स्टॉक कंपनी का क्या मतलब होता है कि ये सरकार के द्वारा नहीं बल्कि कुछ व्यापारियों के द्वारा मिलकर बनाई जाती थी, ठीक है, सरकार द्वारा नहीं, व्यापारियों द्वारा मिलकर बनाई जाती थी। इनको अपने शेयर जारी करके रकम जुटाने का इनके पास अधिकार होता था, जैसे आज भी कंपनी को होता है। साथ ही साथ में ये इन कंपनियों को सरकार अपनी तरफ से व्यापारिक छूट भी देती थी और ज़रूरत पड़ने पर सेना की मदद भी इन कंपनियों को दी जाती थी कि आप अपनी सुरक्षा के लिए हमारी तरफ से आप सेना को भी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, एक चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो याद रखिएगा वो ये कि इन कंपनियों को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता भी दी जाती थी और व्यापारिक के साथ साथ इन्हें कुछ राजनीतिक अधिकार भी होते थे। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी यानी आज की मल्टीनेशनल कंपनी की तरह ही व्यवहार करती थी, ठीक है। अब हम बात करें कि डचेस के भारत में सेटलमेंट कौन कौन से थे, है ना, कौन कौन से प्रमुख इनके कारखाने थे। तो सबसे मैंने कहा पहली फैक्ट्री याद रखना मसूलीपट्टनम, दूसरी फैक्ट्री पत्तोपोली जो निजामपट्टनम में है और तीसरा इनका पुलिकट में था, ठीक है। इसके अलावा सूरत, विमलीपट्टनम, कराईकल, चिंसुरा, कोचीन, कासिम बाजार जो कि बंगाल में आता है, बालासोर और नागपट्टनम, ये कुछ इनके प्रमुख सेटलमेंट्स थे डच के भारत में, ठीक है। ये आपको अब एक चीज़ याद रखना है कि डच लोगों का हेडक्वार्टर क्या था, ठीक है, डच लोगों का हेडक्वार्टर क्या था। जैसे पुर्तगालियों का हमने पढ़ा कि उनका गोवा था, है ना, कोचीन के बाद में गोवा उन्होंने बनाया, मगर डच लोगों का हेडक्वार्टर क्या था भारत में, वो था सबसे पहले इनका पुलिकट व्यापारिक केंद्र था, ठीक है, पुलिकट सबसे पहले इन्होंने बनाया, उसको सेंटर बनाया पुलिकट को, मगर बाद में 1690 में पुलिकट की जगह इन्होंने नागपट्टनम को अपना मुख्यालय बनाया। जैसे पुर्तगालियों का था कोचीन के बाद में गोवा, वैसे इनका पहले था पुलिकट के बाद में नागपट्टनम, इनको इन्होंने सेंटर बनाया, अपना हेडक्वार्टर बनाया और टिल लास्ट तक ये इनके हेडक्वार्टर बने रहे। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आ गया कि बच्चा डच कंपनी की स्थापना कब होती है, तो मैंने बताया सन 1602 में कंपनी की स्थापना होती है और इसकी शुरुआती जो पूंजी थी वो कम थी, मगर इसको अधिकार मिला था पूरा भूमध्य सागर के पूर्व में व्यापार करने का। और सबसे बड़ी मैंने कहा कि इनकी विशेषता ये था कि ये लोग
सेटलमेंट बहुत अच्छे बनाते थे और दुर्ग बनाए इन्होंने, किले बनाए। जैसे ये चिंसुरा में इन्होंने एक फोर्ट बनाया, गुस्तावुस फोर्ट। पता नहीं किसी एग्जाम का ये क्वेश्चन जरूर है, गुस्तावुस फोर्ट है ना। और आगे आ गया था किस कंपनी ने स्थापित किया था, तो ये 1653 में डच कंपनी ने स्थापित किया था गुस्तावुस फोर्ट। ठीक है। कोच्चि में इन्होंने फोर्ट विलियम की स्थापना की थी। अच्छा, फोर्ट विलियम एक ब्रिटिशर्स से भी संबंधित है, मगर इन्होंने कोचीन में फोर्ट विलियम की स्थापना की थी 1663 में। और इनके दुर्ग, इनके किलों की खास बात ये होती थी कि ये बहुत मजबूत होते थे, यानी बाकी यूरोपियन कंपनियों की तुलना में इनके किले काफ़ी मजबूत होते थे। और साथ साथ में इन्होंने एक चीज़ और, जब इन्होंने भारत में व्यापार करना शुरू किया तो इन्होंने सबसे पहले राजाओं को अपने फेवर में करना प्रारंभ किया। और जैसे सबसे पहले गोलकुंडा के जो सुल्तान थे, जिंजी, मदुरै और तंजौर के जो सुल्तान थे, उन्होंने डचों को कम व्यापार शुल्क पर व्यापार करने की अनुमति दे दी। कम व्यापार शुल्क यानी कि जो टैरिफ होता था वो कम टैरिफ होता था। इसके अलावा जो पुर्तगाली थे उनको भी अपने जगह से, अपने इंडिया में जो उनके सेटलमेंट थे उनको हटा करके अपने सेटलमेंट स्थापित करने में डच लोग कामयाब रहे। और ख़ास तौर पे सबसे पहले इन्होंने हुगली क्षेत्र में सन 1632 की बात है, 1632 की बात है, जब भारत में शाहजहां का शासन था, तो हुगली वाला जो क्षेत्र था ना, वहाँ से पुर्तगालियों को डचेस ने आउट किया, वहाँ से इनको बाहर किया। उसके बाद में इन पुर्तगालियों को 1658 में डच लोगों ने श्रीलंका में भी हराया, श्रीलंका में भी इन्होंने डिफीट कर दिया। और श्रीलंका से डिफीट करके जब वहाँ से उन्होंने उनको आउट किया, इसके बाद में पुर्तगालियों से तंजौर भी इन्होंने जीता और साथ ही साथ में जो नागपट्टनम है वो क्षेत्र भी इन्होंने जीता। जब शुरुआत में जो मैंने कहा कि जो डच लोग थे वो सिर्फ मसालों को अपना टारगेट बनाते थे कि मसालों से ट्रेड हम लोग करेंगे, मगर धीरे धीरे ये जो है और चीज़ों में कूदे। भारत के अलावा इनका जो मेन एपिसेंटर एक था ट्रेड का, वो था इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया से भी ये काफ़ी मसाले लेकर के आते थे। मद्रास के साउथ में एक जगह है ड्रासपट्टनम, वो भी इनके लिए बड़ी पॉपुलर जगह थी, मसालों के लिए बहुत फेमस थी। ख़ास तौर पे जब डच लोग अपने ताकत को स्थापित कर रहे थे, उसी समय पर भारत में अंग्रेज़ों का भी आगमन प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे जो है अंग्रेज ताकतवर होते चले गए। और जब वो ताकतवर हुए तो सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है कि उनका संघर्ष होगा किससे? डच से। तो अंग्रेज और डच का संघर्ष भी भारत ने देखा, मगर उसके पहले 2-3 चीज़ें मैंने बताया कि इंडोनेशिया को इन्होंने पुर्तगालियों से जीता, मलक्का और सिलोन इन्होंने जीता। सिलोन जो कि श्रीलंका का पुराना नाम है, वो भी इन्होंने जीत लिया। जकार्ता को जीतकर वहाँ पर एक शहर बसाया जिसका नाम है बैटेविया, याद रखना, जकार्ता इंडोनेशिया का संबंधित क्षेत्र, वहाँ पर एक जगह, एक शहर बैटेविया डच लोगों ने स्थापित कर दिया। इन्होंने औरंगजेब को भी अपने चक्कर में ले लिया, मतलब उससे भी अपने लिए कुछ सहायता प्राप्त कर ली। औरंगजेब ने 3.5% 3.5% पर एनम के ट्रेड चार्ज पर बंगाल, बिहार, उड़ीसा में इनको व्यापार करने का पूरा अधिकार दे दिया। 3.5% आपको चार्ज देना है और आप बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापार कर लो। याद रखना, डचेस को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापारिक अधिकार किसने दिए थे? औरंगजेब ने दिए थे। मगर जब अभी हम पढ़ेंगे कि यही बंगाल, बिहार, उड़ीसा में पूर्णतः व्यापारिक अधिकार अंग्रेजों को कौन देता है ना, तो वो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। डच की व्यापारिक व्यवस्था कार्टल पर आधारित थी, यानी सहकारिता पर। सहकारिता माने कॉपरेटिव, ठीक है। डच जब भारत में आए तो मैंने कहा मसालों को लेकर बहुत प्रोग्रेसिव अप्रोच थी उनकी, मगर इसके अलावा उन्होंने कॉटन, कपड़ों को भी प्रमोट किया और सूती वस्त्र उद्योग का काफ़ी विकास हुआ। और भारत में जो कॉटन इंडस्ट्री है, जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो कपड़ा उद्योग है, और कपड़े को एक्सपोर्ट करना यानी भारत में बनवा करके उसको पूरे दुनिया के दूसरे देशों में पहुंचाने का जो श्रेय जाता है वो डच लोगों को जाता है। ठीक है, मार्क दिस पॉइंट, ठीक है ना, कि डच लोगों को इस बात का क्रेडिट जाता है कि उन्होंने भारत से वस्त्रों को व्यापार की वस्तु बना दिया। ट्रेड ओरिएंटेड उन्होंने क्लोथ इंडस्ट्री को, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को डेवलप कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद में
डच लोगों का फिर बाद में पतन हुआ। क्यों हुआ? पतन के पीछे सबसे बड़ा कारण मैंने बताया कि डच और अंग्रेजों का संघर्ष। ठीक है, पुर्तगालियों का वर्चस्व खत्म किया डच ने और डचों का वर्चस्व खत्म किया अंग्रेजों ने। खासतौर पे जब 17वीं शताब्दी की शुरुआत हुई तो डच और अंग्रेजों के संघर्ष प्रारंभ हो जाते हैं और इनके बीच में 3 एंग्लो डच वॉर होते हैं। और जब अंग्रेज लोगों से शुरुआत में डच बड़े आगे थे, मगर जब फर्रुखसियर ने 1717 में डच लोगों को, डच कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, अंग्रेजों को कुछ व्यापारिक फरमान दे दिए, है ना, कुछ ट्रेडिंग प्रिविलेज दे दिए, तो देन आफ्टर क्या हुआ कि जो डच थे वो पिछड़ने लगे और अंग्रेज जो है वो बड़े पावरफुल व्यापारिक कंपनी, ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर स्थापित हो जाती है। और लगभग कुछ अंग्रेजी जहाज बंगाल की खाड़ी में मौजूद हो गए, तो वहाँ इनके लिए व्यापार करना मुसीबत बन गया। श्रीलंका, पाक स्ट्रेट में अंग्रेजी जहाज स्थापित हो गए, श्रीलंका पर इनका नियंत्रण मुश्किल हो गया। तो खास तौर पे कई सारे संघर्ष इनके बीच में हुए, मगर एक लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण थी, वो थी बैदरा की लड़ाई। तो 1759 में बैदरा का युद्ध हुआ। अब याद रखना, बैटल ऑफ बैदरा किन 2 कंपनियों के बीच में है? अंग्रेज और डच कंपनी के बीच में। 1759 में बैटल ऑफ बैदरा। ठीक है, प्लासी की लड़ाई के बाद और बक्सर की लड़ाई के पहले, प्लासी की लड़ाई के बाद, बक्सर की लड़ाई के पहले और साथ ही साथ में पानीपत की लड़ाई के भी पहले ये लड़ाई हुई बैदरा की, जिसमें डच लोग बहुत बुरी तरह से हार जाते हैं। उनकी सारी महत्वाकांक्षाएं भारत को जीतने की चकनाचूर हो जाती हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी से उनको समझौता करना पड़ता है और वो हिंदुस्तान की सीमा रेखा से बाहर हो जाते हैं और यहाँ पर उनके सारे क्षेत्र जो थे वो कंपनी के अधीन चले जाते हैं। जब इसके अलावा एक कारण और था जो था वो जीतने का कि एक सरकार पर इनका नियंत्रण काफ़ी था। यानी ये कंपनी व्यापारिक कंपनी तो थी, ट्रेडिंग कंपनी थी, मगर इस पर का धीरे धीरे सरकार का इस पर कंट्रोल स्थापित रहा। इनकी बिगड़ती आर्थिक स्थिति यानी इनकी आर्थिक इकोनॉमिकल कंडीशन के नए सोर्सेस से डेवलप नहीं कर पाए, उसके इकोनॉमिक कंडीशन के रिफॉर्म के नए सोर्सेज डेवलप नहीं कर पाए, जैसे अंग्रेजों ने किया। अंग्रेजों ने क्या किया कि अपने आर्थिक जो खासतौर पे इकोनॉमिकल जो रिसोर्सेज हैं वो डेवलप करते रहे, आर्थिक संसाधन बढ़ाते रहे ताकि कंपनी के ऊपर बर्डन ना आए, जबकि इसमें ये नाकामयाब रहे। कंपनी के जो अयोग्य प्रशासक थे, है ना, अनएलिजिबल एडमिनिस्ट्रेटर थे, और कंपनी में करप्शन, ये एक बड़ा कारण होता है। और इनकी नेवी का कमज़ोर होना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे बड़ा सपोर्ट था उनकी नेवी का, और नेवी काफ़ी मजबूत थी, जबकि डच लोगों इस मामले में पिछड़ते चले गए। और इन सब कारणों से डच लोगों का भारत से व्यापार क्या हो गया, समाप्त हो गया। और डचों के बाद में भारत में दूसरी कंपनियों के आने से डच लोग पिछड़ते चले गए और धीरे धीरे भारत से बाहर चले गए। ठीक है, एक चीज़ डच लोगों के बारे में कि डच कंपनी पहली ऐसी कंपनी थी जिसने भारत में पहली बार औद्योगिक वेतन भोगी रखे थे। औद्योगिक इंडस्ट्रियल जो वेतन भोगी, है ना, जो सैलरी बेस्ड पर्सन होते हैं डेली, उस आधार पे इन्होंने सबसे पहले काम किए। और इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने बताया कि पहली फैक्ट्री इनकी मसूलीपट्टनम और पुलिकट जो था, इनके लिए स्वर्ण पेगोड़ा जो होता है ना, स्वर्ण सिक्के जिनको पेगोड़ा कहते थे, उसको पुलिकट में ढाला जाता था डचों के द्वारा। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे डच के बारे में। इसके अलावा शायद मुझे नहीं लगता कि कुछ डचेस में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। आपकी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए ये डच के मामले में ये जो चीज़ है, आई थिंक ये सफिशिएंट है। अब भारत में जो है, अब इसके बाद में हमको पढ़ना है वो है अंग्रेज, कि कैसे अंग्रेज भारत में आए और उन्होंने क्या क्या भारत के लोगों को दिया, क्या क्या किया, उसकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे बनी, कैसे भारत में आई, क्या क्या किया, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।